नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास हुई बेनकाब। सुबह से सिर दर्द से फटा जा रहा था। शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था जैसे बुखार ही आ गया हो। बुखार? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बुखार आ सकता है। अभी तो पूरे घर के काम ऐसे ही पड़े हैं। अभी तो बहुत ही काम बाकी है। अगर अभी बुखार आ गया तो काम कैसे होगा। अगर घर में सबको पता चल गया कि मुझे बुखार है तो घर में तो भूचाल ही आ जाएगा। आखिर घर में इकलौती कार्यकर्ता मैं ही तो हूँ। बाकी तो सारे ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग हैं जिनका काम ही ऑर्डर करना है। पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो काम करने की हिम्मत कैसे करूँ। काम की स्पीड को देखकर सासू माँ ने आखिर टोक ही दिया। क्या हुआ बहू, आज बड़ी धीरे धीरे काम कर रही है। अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। तुझे पता है ना, संडे के दिन तो सब लोग नाश्ता साथ ही करते हैं। जरा जल्दी कर। जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर घर में सबको बताना भी तो पड़ता है कि नाश्ता तैयार हो गया है, आकर खा लो। धीरे धीरे अपने कमरों में से सासू माँ, शोभा जी, देवर देवरानी, पति पवन बाहर आए। नाश्ते को देखकर सबके मुंह बन गए और टिप्पणी शुरू हो गई। अरे यह क्या, पोहे? सुमन, सिर्फ यह बनाया तुमने आज? संडे के दिन तो कम से कम कोई ढंग का नाश्ता बना लिया करो। रोज तो यही सब सूखा खाते हैं। एक संडे का तो इंतजार होता है कि कुछ ढंग का बनेगा। उसमें भी तुम घास काट देती हो। सासू माँ ने कहा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद बुखार है। शायद चेक किया था या बहाना कर रही हो। सबसे पहले यह सवाल सासू माँ ने ही किया। नहीं, चेक तो नहीं किया। पर क्या, रात रात भर मोबाइल में लगी रहती हो, नींद पूरी होगी कहाँ से। इस कारण से शरीर टूटता है और कुछ नहीं। सासू माँ ने तो बैठे बिठाए बीमारी का सारा पोस्टमार्टम ही कर दिया। वैसे भी जब भी सुमन बीमार पड़ती तो उसके पीछे उनके अनुसार मोबाइल ही तो कारण होता है। सब लोग नाक भौं सिकोड़ कर नाश्ता करने लगे। सुमन भी नाश्ता करने बैठी ही थी कि सासू माँ ने पूछ लिया, दोपहर का खाने का क्या है? कम से कम उसमें तो कुछ ढंग का बना लेना। मेरी बेटी पायल आएगी अपने बड़े भाई से मिलने। आखिर वह साल भर बाद आया है और जल्द ही काम कर वापस चला जाएगा। अपनी छोटी देवरानी मीता को तो देख रही हो, उसका छोटा बच्चा है। वह तो अभी छोटा है, उसकी गोद तो छोड़ता ही नहीं। वह क्या काम कर पाएगी। इसीलिए तुम्हें ही काम संभालना पड़ेगा। मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ। सुमन बहू, जी मम्मी जी। इतना कहकर सुमन एक चम्मच पोहा जैसे ही मुंह में डाला था कि उसे उल्टी आने लगी। आखिर में सुमन उठकर वहां से वॉशरूम में चली गई। नाश्ता करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुमन ने बुखार की टेबलेट खाया और टेबलेट खाते ही सासू माँ आ गई। बहू, आराम मिल गया? माँ जी बस अभी ही दवा लिया है, 10 मिनट तो रुक जाती। अरे बहू, दवा खाया है तो 5 मिनट में असर हो जाएगा। अब जाओ, जल्दी काम करो। जी मम्मी जी। सुमन दोपहर को खाना बनाने किचन में गई। आधे घंटे बाद पायल भी आ गई। मम्मी कहाँ हो? आओ आओ पायल, पवन ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। क्या भैया, आप 1 साल में आते हैं और बहन की याद भी नहीं करते? नहीं पायल, मैं तो तुम्हें बहुत याद करता। देख, मैं तेरे लिए हैदराबाद से कांजीवरम साड़ी लाया हूँ। वह तो ठीक है भैया, पर यह बताइए, सुना है आप कल जा भी रहे हैं? हाँ, पर कुछ दिन हमारे साथ रहते तो अच्छा लगता। पायल, अगली बार आऊँगा, तुम जल्दी चले आना। हाँ, इस बार सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए समय पर नहीं आ पाई। तभी सासू माँ शोभा जी बोल पड़ी, बातें होती रहेंगी, अब सब लोग पहले खाना खा लो। बहू, गरम गरम रोटी सेक दो। सुमन अकेली सबको खाना बना के खिला रही थी। उसी समय देवरानी का बच्चा तेज तेज रोने लगा तो मीता उसे दूध पिलाने के बहाने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए।
पायल अपनी माँ शोभा जी से अपने ससुराल का हाल चाल बता रही थी। बड़ी बहू सुमन सुबह से झाड़ू पोछा नाश्ता बर्तन दोपहर का खाना सब निपटाने के बाद थक हार कर अपने कमरे में पहुंची तो उसका पति पवन अपने सारे कपड़े पैक करने में व्यस्त था। सुमन आ गई, एक काम करो जल्दी से तुम भी मेरी मदद कर दो तो कपड़े जल्दी पैक हो जाएंगे। कल सुबह 12 बजे ही मेरी ट्रेन है। शाम को मुझे ताऊ जी के घर जाना है। सभी रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा, नहीं तो सब माँ को ताना मारेंगे कि बेटा तो कभी मिलने भी नहीं आता। शहर क्या गया है तो हमें भूल ही गया और न जाने क्या क्या। अब ऑफिस के एक हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी तो मैं ले नहीं सकता। इतने कम समय में जितने लोगों से संभव हो पाता है मिल लेता हूँ। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी पैक तो करो। सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आप हर बार मुझे अकेले ससुराल में छोड़कर शहर चले जाते हैं। मेरा भी मन करता है आपके साथ जाने का, आपके साथ रहने का। इस बार मुझे आप क्यों नहीं ले जाते? सुमन लगभग रुआसी होते हुए बोली, क्या मुझे हक नहीं है अपने पति का प्यार पाने का? तो पवन हैरानी से बोला, यह तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, एकदम बच्चे जैसी हरकत कर रही हो। इस घर की बड़ी बहू हो, बड़ी बहू की कुछ जिम्मेदारी और फर्ज होते हैं। तुम यहाँ घर परिवार की माँ की जिम्मेदारी निभाती हो, उनकी सेवा करती हो, ख्याल रखती हो, तभी मैं शहर में चैन से रह पाता हूँ, कमा पाता हूँ, घर गृहस्थी के खर्च के लिए पैसे भेजता हूँ। तुम हर बार बस यही जिद पकड़ कर बैठ जाती हो। पवन अपने ही धुन में सामान रखते हुए बोले जा रहा था। सुमन उदास होते हुए बोली, पवन, हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए। जब शादी करके आई थी तो आपके ऊपर एक कुंवारी बहन की जिम्मेदारी और एक भाई की पढ़ाई की सब खर्चे थे। अब तो बहन की भी शादी हो गई और भाई भी कमाने लगा, उसकी भी शादी हो गई। यहाँ तक कि देवरानी को 6 महीने का एक बच्चा भी हो गया। तुम सही कह रही हो सुमन, सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए, लेकिन अभी भी वह कर्ज है जो माँ ने बहन की शादी में दहेज के लिए लोन लिया था। और तो और हमारे घर को बनाने में बैंक से बहुत लोन लिए थे। यह सब चुकाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यह तभी पॉसिबल है जब मैं शहर जाऊं और खूब पैसे कमाऊं। पवन ने अपनी बात स्पष्ट की तो सुमन बोली, बस आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है, आपकी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं यहाँ 4 दीवारी में घुट घुट कर अपना जीवन बिताऊं। 5 साल से अपने पति के बिना मैं कैसे रहती हूँ यह तो आप समझ नहीं सकते। जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। मैं भी तो अपनी पत्नी के बिना रह रहा हूँ। पवन ने कहा, तो क्यों रह रहे हैं, आपको मेरी याद नहीं आती? यही तो कह रही हूँ, क्या हम दोनों साथ में नहीं रह सकते? साथ रहकर भी कमाया जा सकता है। जो पति पत्नी साथ रहते हैं क्या वह कमाते नहीं हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाते? सब करते हैं, बल्कि साथ रहने से हम दोनों अच्छे से निभाएंगे। कहते हुए वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तो पवन उसके पास आया, उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, देखो तुम मेरे साथ वहाँ शहर में रहोगी तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। पगली, तुम कैसे अकेले सब मैनेज करोगी? मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा और तुमको वहाँ रखने से मेरे खर्च भी बढ़ जाएंगे। मैं तो वहाँ रूखा सूखा खाकर एक कमरे में गुजारा कर लेता हूँ, पर तुम्हें तो सारी सुविधा देनी पड़ेगी, पूरा घर गृहस्थी बसाना पड़ेगा। मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। पर सुमन तो जैसे जिद ठान कर बैठी थी कि अपने मन का ही करेगी। ना वह सुनने को तैयार थी, ना कुछ समझने को। मुझे प्लीज़ ले चलो, वह गिड़गिड़ाई जा रही थी। मैं भी थोड़ी में गुजर बसर कर लूँगी, रूखा सूखा मिल बांट कर खा लेंगे। मैं रोटी नमक खा कर ही गुजारा कर लूँगी, पर मैं आपके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। मैं छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लूँगी, कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँगी,
मैं भी कमा सकती हूँ ताकि तुम पर बोझ न बनूं, पर मुझे अपने साथ लेकर चलो। यह क्या पागलपन है, सुबह से एक ही रट लगा कर बैठी हो कि मुझे ले चलो ले चलो। यहाँ रहकर माँ की सेवा करने में क्या हर्ज है? माँ बूढ़ी हो रही हैं, अगले महीने उनकी आँख का ऑपरेशन होगा, तो उनकी सेवा कौन करेगा? घर की बड़ी बहू हो, इस बार पवन बहुत सख्त आवाज में बोला, तो सुमन भी उसके हाथ झटकते हुए बोली, आप तो मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आपको समझते क्यों नहीं? शादी की है मैंने आपसे, आपकी माँ को गोद नहीं लिया। दुल्हन हूँ मैं आपकी, परिवार की नहीं। कहते कहते वह चुप हो गई। बीमारी में भी आज आपकी माँ की सेवा कर रही हूँ। अब तो देवरानी मीता भी आ गई है, क्या वह माँ का देखभाल नहीं कर सकती? सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी है माँ की सेवा करना, ननंद की सेवा करना। हर दूसरे तीसरे दिन आपकी बहन घर में मुंह उठाए चली आती है, सबकी जी हजूरी करती हूँ। ओहो, यह बात है, तुम्हें मेरी माँ और बहन की सेवा करना अखरने लगा। वह तुम्हारी आंखों में चुभ रही है। तुम्हें तो मैंने पहले ही बोला है, मेरे लिए मेरी माँ, बहन, भाई सब पहले हैं। मैं अपने परिवार के प्रति कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें माँ का सेवा न करना पड़े, इसीलिए तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। गुस्से में पवन का मूड बिगड़ गया और वह सुमन के गाल पर एक थप्पड़ तेजी से जड़ दिया। वह पलंग पर पसरी हुई रोती रही। फिर पवन पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। दरअसल जब सुमन ब्याह करके पवन के साथ ससुराल आई तो परिवार में उसकी माँ शोभा जी, एक बहन पायल और छोटा भाई शिवम था। जब पवन कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तभी पिताजी की मृत्यु हो गई। पवन के कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उसने कॉलेज करते करते छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर ली। जब वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा तो शोभा जी ने एक अच्छी लड़की से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी वह अपने बड़े भाई होने का फर्ज अच्छे से निभा रहा था। उसका छोटा भाई शिवम और बहन पायल उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे। शादी के बाद जब पवन सुमन को अपने साथ शहर लेकर जाना चाह रहा था तो शोभा जी अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगी और रोते हुए कहा, बेटा अभी तो बहू को आए 4 दिन हुए हैं और तू तो एकदम बदल गया। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कुछ दिन मेरी भी सेवा कर लेने दे, मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। और वैसे भी तेरी शादी में बहुत खर्च हुए हैं, कर्ज लिया है, सारे कर्ज पहले उतार ले। तेरी बहन और तेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी भी तेरे कंधों पर है। पहले अपनी जिम्मेदारी निभा, फिर तू अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना। जिंदगी भर तुमको साथ ही रहना है। उसे अपने साथ ले जाएगा तो तेरा खर्च बढ़ जाएगा। शोभा जी ने जब ऐसा कहा तो पवन ने अपना इरादा बदल लिया। उसे भी माँ की बातें सही लगी। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। और वह अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास छोड़कर शहर चला गया। नई दुल्हन सुमन अपने पति को जाते देखा तो बड़ी उदास हो गई। हालांकि पवन की सैलरी अच्छी थी पर जिम्मेदारियां उसके ऊपर बहुत बड़ी थी। वह अपनी पत्नी को साथ तो नहीं ले गया और वह साल में एक बार ही अपने घर आता था। उसमें भी उसकी माँ शोभा जी हमेशा रिश्तेदारों से मिलने के लिए बोलती थी कि लोग उन्हें ताना मारेंगे कि बेटा एकदम बदल गया। कभी बुआ के घर चला जाता तो कभी मौसी के घर चला जाता। कभी कभी अपने काम के सिलसिले में अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी वह इधर उधर चला जाता। हर समय परिवार के सदस्य उसके इर्द गिर्द घूमते, सबकी नज़र उसके पैसों पर थी। जब भी 4 दिन के लिए वह आता छुट्टियां लेकर, तब भी सुमन अपने पति से प्यार के 2 बोल सुनने और बोलने के लिए तरस जाती थी। उसके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते थे। वह पति के होते हुए भी तड़पती रहती। इस बार जब पवन घर आया तो शोभा जी ने उसे अपने कामों में ही उलझाए रखा। जब भी पवन घर आता तो घर में खुशी का माहौल होता, मानो कोई त्यौहार हो। शोभा जी खाने की लंबी लिस्ट बहू को बनाने को कहती।
वह हर समय कामों में बिजी रहती। देवरानी भी उसकी कोई मदद न करती और न शोभा जी किचन के कामों में हाथ बटाने को कहती। उसका छोटा बच्चा है, अभी वह काम नहीं कर पाएगी। बच्चा संभालने में ही बहुत थकावट होती है। तुम्हें क्या पता, तुमने तो अभी कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। पर बच्चा आए कहाँ से, जब पति पत्नी एक साथ एक छत के नीचे कुछ पल गुजारे तब तो। इतना काम करके वह रात को जब सुमन कमरे में जाती तो शोभा जी आ जाती और घंटों उसे बातों में उलझाए रहती। काफ़ी रात होने पर दोनों थक जाते तो बिस्तर पर पड़ते ही सो जाते। इसी कारण सुमन शादी के 5 साल बाद भी माँ नहीं बन पाई थी। माँ न बनने के कारण भी शोभा जी उसे बहुत ताने मारती। उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई जब उसकी देवरानी मीता की शादी 2 साल पहले हुई और वह 6 महीने के बच्चे को जन्म दे चुकी थी। घर का वारिस देने से देवरानी की तो इज्जत बढ़ गई थी। शोभा जी उसको सर आंखों में बिठाए रहती, पर सुमन की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। उसकी इज्जत ना करती, उसे पूरी तरह से नौकरानी बनाकर रख दिया था। बेटी की निगाहों में तो अच्छी बनी थी। बड़ा बेटा पिता के समान होता है, उसको जिम्मेदारियां निभाना होता है, ऐसी सीख देती थी। पवन शहर से बाहर काम करता और इधर सुमन घर के कामों में पीसती, साथ में देवरानी के बच्चों को भी संभालती। पूरा काम शोभा जी उससे करवाती, साथ में तानों की बौछारें करती जो उसके दिल को छलनी कर देती। वह भी सोचती कि उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को कब एक साथ समय बिताने का मौका दिया। हर समय वह इर्द गिर्द घूमती। सुमन ने कई बार पवन से यह बात खुलकर कहनी चाही, पर पवन तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार न था। वह अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता था। वह यह मानने को तैयार न था कि माँ सुमन पर अत्याचार करती हैं या जुल्म करती हैं, सुमन को बाज होने का ताना देती हैं। खैर, पवन अपने ताऊ के घर उनका हाल चाल लेने चला गया और सुमन अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलंग से उठी। चाय पानी और रात के खाने का इंतजाम करने लगी। क्योंकि देवरानी ने तो घर का वारिस दिया था, तो वह अपने हाथ पैर हिलाने तो आने वाली नहीं थी। उसी समय शोभा जी आई और बोली, सुमन, कल बुआ जी मुंबई से आ रही हैं, उनकी ट्रेन सुबह ही आ जाएगी, तो तुम सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाने में जुट जाना। बुआ सास की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी बुआ सास जरा तुनक मिजाज है और छोटे छोटे काम में भी कमियां निकाल लिया करती हैं। इसीलिए बहू, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना। तुम तो जानती हो, अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो वह पूरे शहर भर में ढिंढोरा पीट देंगी, और मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी भी हमारी बदनामी हो 4 रिश्तेदारों में। इसीलिए उनके लिए खाने में 4-5 तरह की सब्जियां, पाव भाजी, सेवइयां सब बनाना। तुम सुबह तड़के ही उठ जाना। जाते जाते पवन से भी उनका मिलना हो ही जाएगा। सुमन मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि मुझे बहू नहीं, जैसे कोई रोबोट समझती हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो चलती रहूँ, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। खैर, किसी से कहने का फ़ायदा ही क्या था, जब पति ही साथ नहीं दे तो वह किससे अपना दुख साझा करती। रात का काम निपटाकर सुबह के लिए सुमन ने छोला भिगा दिया कि छोला भटूरा बन जाएगा। फिर वह अपने कमरे में एक जग पानी लेते हुए चली गई। पवन के कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी, क्योंकि उसे कल सुबह शहर निकलना था अपने काम पर। करीब रात के 11 बजने वाले थे। पवन अपने ताऊ के घर से लौटा। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। जब भी वह घर से बाहर निकलता, दूसरी चाबी लेकर जाता, क्योंकि रिश्तेदार के घर से आने में हमेशा लेट हो जाती थी। वह हमेशा खाना खिला कर भेजते। बातचीत करने में समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता, और वह रात को किसी को जगाना पसंद नहीं करता था। किसी की नींद डिस्टर्ब हो उसे पसंद नहीं था। इसीलिए एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। पर जब वह घर आया तो उसे अपनी माँ के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। उसे लगा माँ जग रही है, चलो माँ से बात कर लेता हूँ।
उनके कमरे की तरफ बढ़ा तो अंदर से जो आवाज़ें आईं वह सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई मजाक कर रहा है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शोभा जी के साथ उनका छोटा बेटा शिवम, उनकी बेटी पायल और बहू मीता सब बैठकर बात कर रहे थे। पायल की भी धीमी धीमी आवाज़ फुसफुसाने की आ रही थी। पायल कह रही थी, माँ इस बार मुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे अपने लिए सोने का हार बनवाना है। जब भी मेरी ननंद घर आती हैं तो मेरी सासू माँ उन्हें भर भर कर सोने की कभी अंगूठी तो कभी चेन देती हैं। मैं मांगती हूँ तो कहती हैं तू अपने माँ से ले ले, आखिर इकलौती बेटी है तू। हमारे यहाँ बेटियों को खाली हाथ विदा नहीं करते। कैसी है तेरी माँ? आप कुछ भी करो, ठीक है बेटी। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? पिछली बार जो पवन ने पैसे भेजे हैं मैंने सब अलमारी में संभाल कर रखा है। बस इस बार भेजेगा तो सारा पैसा इकट्ठा मैं तेरे हाथों में सौंप दूंगी। कर लेना जो तुम्हें करना होगा। वैसे भी पवन तो बेवकूफ़ है, अपनी माँ पर अंधविश्वास करता है। कहते हुए शोभा जी हंस पड़ी। इस बार मैं आँखों के ऑपरेशन के बहाने उसके सारे पैसे ऐंठ लूँगी और जाकर ऑपरेशन किसी सरकारी अस्पताल में करा लूँगी। फ्री में हो भी जाएगा और पैसा भी हाथ में आ जाएगा। मेरे मुँह से जो निकल जाए मजाल है कि वह मना करे। मीता बोली, माँ जी मैं जो खबर दूंगी उसे सुनकर तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या बात है मीता बहू? माँ जी आज दोपहर को भाभी भैया के साथ शहर जाने के लिए जिद कर रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है, पर भैया ने उन्हें डांटा। शायद उन्होंने हाथ उठाया क्योंकि उनकी रोने की सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। क्या उसने बहू पर हाथ उठाया? माँ ने हैरानी से कहा, चलो तब तो यह बात अच्छी हो गई, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरा बेटा बिल्कुल नहीं जाएगा। वह महारानी जब से आई हैं उन्हें तो बस अपने पति के संग रहने की बड़ी ख्वाहिश है। घर का सारा काम कौन करेगा? तेरा तो छोटा बच्चा है। शुभम ने कहा, माँ जो कर्ज थे वह तो खत्म हो गए ना। चुप कर, धीरे से बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। वह तो मैं अपने समझदारी से पवन की शादी से पहले पैसे जमा किए थे तो इतनी ज़्यादा कर्जा नहीं हुआ था। जो पैसे पवन भेजता था मैं उसे बैंक में जमा करती गई, इसीलिए धीरे धीरे सारे कर्ज उतर गए। और अगर यह बात पवन के कानों तक पहुंच गई तो वह पैसे भेजना भी बंद कर देगा। मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है। पवन के भेजे हुए पैसे मैं बैंक में जमा करती हूँ और अब सारे पैसे डबल हो गए हैं। 1-2 साल में मैं सोच रही हूँ एक अच्छा ज़मीन खरीद लूँ, क्योंकि यह घर छोटा है। पर माँ भाभी, शिवम ने कहा तो शोभा जी बोली, अरे छोड़ उस बाज औरत को, छोड़ दे उसे उसके हाल में। उसको तो अब तक हमारी चाकरी करने की आदत पड़ चुकी होगी। हमें तो फ्री में नौकरानी मिल गई, अच्छा खासा काम करती है बिना पैसे के। उस बाज को तो ऐसे ही जीने दे। अपनी पत्नी के प्रति बाज सब सुनकर पवन सन्न सा रह गया और वह कुछ और नहीं सुनना चाहता था। उसे लगा सुमन उसकी माँ के बारे में सही कहती थी। मेरी बेचारी पत्नी गलत नहीं थी। मैंने उसे हर बार दोषी ठहराया। कितना गलत था। मैं अपनी माँ पर अटूट विश्वास करता था, आज उसका विश्वास टूटा था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। अपने कानों पर तो वह यकीन नहीं कर पाया और चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरों में जाने लगा। मन ही मन सोच रहा था, माँ कितनी स्वार्थी हो गई है। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अपने स्वार्थ के खातिर बेटे बहू की खुशियों का गला घोट दे। यह माँ नहीं हो सकती। माँ तो बलिदान और प्रेम की मूर्ति होती है, पर इन्होंने तो मेरी खुशियाँ ही मुझसे छीन ली। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सुमन सो चुकी थी। पवन को अपनी पत्नी पर आज पहली बार प्यार आ रहा था। आज वह उसे गौर से देख रहा था। कितनी मासूम लग रही थी। वह सही कह रही थी, उसने उसके परिवार को गोद थोड़ी न लिया है। इतनी बड़ी बात उसने ऐसे नहीं बोला। बहुत कुछ सहा है इस घर में, बहुत दुख झेला है। इन 5 सालों में मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाया। एक पति ही अपनी पत्नी की स्वाभिमान की रक्षा करता है। जब मैं इतना काबिल हूँ
कि अपने पूरे परिवार की अकेले जिम्मेदारी उठा सकता हूँ तो अपनी पत्नी की क्यों नहीं उठा सकता। आखिर वह इस घर में मेरी दुल्हन बनकर आई थी, मेरा हाथ पकड़कर मेरे भरोसे आई थी। शादी के 7 फेरों के समय साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। यह मैं कैसे भूल गया। बहुत दुख झेल लिया, अब और नहीं। मैं इसके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी मेरी खुद की जिम्मेदारी है। सही कह रही थी, वह मेरी दुल्हन है, मेरे परिवार की नहीं। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। सुबह हुई तो सुमन अपने रोज के समय से पहले ही उठ गई, क्योंकि सासू माँ ने एक लंबी लिस्ट पकवानों का पकड़वाया था। तबीयत थोड़ी नाजुक थी, फिर भी वह काम तो उसे करना ही था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां को निभाने में लग गई। थोड़ी देर में पवन उठा, वह सीधे किचन में पहुंचा। क्या हुआ जी, आप किचन में? कमरे से ही आवाज़ लगा देते, आपको चाय चाहिए? मैं अभी बना देती हूँ। पवन कुछ न बोला, सुमन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया तो वह उसे बड़े आश्चर्य से देख रही थी। क्या हुआ जी, आप मुझे किचन से ऐसे क्यों ले आए? तबीयत तो ठीक है आपकी? माँ जी उठेंगी तो हंगामा कर देंगी। सुमन, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम अपने हनीमून पर जाएंगे। सुमन बड़ी आंखें करते हुए पवन को घूरने लगी। थोड़ी शर्मा सी गई। क्या बोला जी? मेरे संग शहर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। कहते हुए उसने अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया तो सुमन भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। वह भी उसके गले लगकर लिपट लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैंने तुम पर हाथ उठाया। कैसी बातें कर रहे हैं जी? सुमन आश्चर्य तो बहुत थी, फिर भी उसने कुछ पूछा नहीं और खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करने लगी। जल्दी पैकिंग करो सुमन, कहते हुए पवन बाहर चला गया। उधर शोभा जी आराम से सोकर उठी और बहू सुमन को आवाज़ लगाने लगी, चाय दे दो, गर्म पानी दे दो। पर सुमन की आवाज़ नहीं आई तो वह उसे देखने किचन में गई। किचन में तो सुमन दिखाई न दी तो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंची। अभी तक तू सो रही है महारानी? कब मुझे चाय पानी देगी? तो कब किचन के सारे काम निपटाएगी? तेरी बुआ सास आने वाली हैं, मैंने तुझे रात को ही बोल दिया था। यह क्या, तुम अपना सामान पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो? जा तो पवन रहा है ना, तू अपना सामान क्यों पैक कर रही है? उसके सूटकेस के कपड़े निकाल कर शोभा जी इधर उधर फेंकने लगी। उससे पहले सुमन कुछ बोलती तब तक पवन बाहर से अंदर आ चुका था। बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। इतनी बेइज्जत तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता जितनी आप अपने बेटे बहू की कर रही हैं। हमारा टिकट कंफर्म हो गया है सुमन, थोड़ा जल्दी करो। पवन की तेज आवाज़ सुनकर शिवम और उसकी पत्नी और बहन पायल सब हॉल में इकट्ठे हो गए। माँ, इस बार सुमन भी मेरे संग शहर जा रही है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपने अरमानों पर पानी फिरता देख शोभा जी का खून खौल उठा। फिर भी शोभा जी धीरे से पवन से बोली, अगर इसे ले जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? पर क्यों बेटा, तुम दोनों की इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे कैसे तू बहू को लेकर जा रहा है बिना कुछ पूछे समझे? माँ, जितनी जिम्मेदारियाँ मेरी इस घर के प्रति हैं उतनी छोटे भाई की भी है और उसकी पत्नी की भी है। मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी हैं। मैंने अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ाया, उनकी शादी करवाई, अब कुछ जिम्मेदारी उनको भी निभाने दो। वाह बेटा, आज तेरे मुंह में भी जबान आ गई। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने? हाँ माँ, सिखा दिया। मेरे बेटे को तो इसने पूरी तरह से बदल डाला। माँ माँ कहने वाला बेटा अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकता है? माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहा हूँ, पर कल रात को मैंने आप सबकी बातें सुन ली थी। कैसे आप अपने बड़े बेटे के खिलाफ साजिश रच रही थी, मुझे मेरी पत्नी से ही दूर कर रही थी। उसको इस घर में नौकरानी बनाकर रखा है। पर मैं कल की कोई बात दोहराना नहीं चाहता। एक पिता की तरह मैंने अपने भाई बहन के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाई, सारे फर्ज निभाए। बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ सहा है।
हंसते हंसते इस परिवार के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दी है, पर अब और नहीं, अब मेरी पत्नी के प्रति भी जिम्मेदारी है। आपकी एक बेटे बहू और भी हैं, उन्हें भी अब आपकी सेवा खिदमत करने दो। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी बाज नहीं है, मैं उसे हनीमून पर लेकर जा रहा हूँ। अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर तो उनके मुंह पर दही जम गई। सुमन तो कड़ा फैसला कर चुकी थी, वह ससुराल में अब रुकना ही नहीं चाहती थी। अपने ताने से शोभा जी ने अपना इज्जत मान खुद घटा लिया था। और हाँ माँ, जरा अलमारी की चाबी देना। पवन ने सारे पैसे निकाले, क्योंकि उसने जान लिया था कि वह पैसे माँ अपनी बेटी पायल को देने वाली हैं। उसने वह पैसे पायल को खुद पकड़ा दिया। पायल, यह पैसे तुम मुझसे खुद मांग सकती थी, मैं तुझे प्यार से दे देता, इतनी चाल चलने की जरूरत क्या थी। पायल की भी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए सूटकेस लिए हमेशा के लिए पवन घर छोड़कर चला गया। आखिर 5 साल की कड़ी तपस्या के बाद सुमन को अपने पति के घर बसेरा मिल गया, अपने पति का प्यार मिल गया। उसने अपनी अलग गृहस्थी बसाई। शोभा जी के पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसके घर का कमाऊ बेटा भी चला गया था और बदले में उन्हें अपमान मिला। जो बेटा उन्हें इज्जत देता था, वह इज्जत तो चली गई, उनके हाथों कुछ नहीं लगा। तभी उसी समय बुआ सास भी आ गई। अरे बेटा पवन, कहाँ जा रहा है? रुक तो, सुन तो। पर पवन ने पीछे मुड़कर भी देखा नहीं और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। शोभा जी मुंह ताकती रह गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पवन ने जो किया सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।